संसद सत्र का छठा दिन, नीट मुद्दे पर हंगामे के आसार। कांग्रेस की मांग, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए कानून बनाया जाए। दिल्ली के संसद भवन पर आज इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे प्रदर्शन। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर प्रदर्शन। केजरीवाल के पीए विभा कुमार की याचिका पर फैसला आज। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। देश में आज से आएगा बड़ा बदलाव। आज से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। आज से इसमें एफआईआर दर्ज होनी भी शुरू हो जाएगी। रियासी आतंकी हमले में छापेमारी। एनआईए ने राजौरी में छापेमारी की। जून में सामान्य से 11% कम बारिश। गुजरात में भारी बारिश से कई जगह शहरों में जलभराव। लोनावला में बांध पानी में 5 लोग बहे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में विभा कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट आज जमानत पर करेगा सुनवाई। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदीरत्ता की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा था। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने खारिज की थी जमानत। 30 हजारी कोर्ट ने 2 बार खारिज की थी जमानत। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा था नोटिस। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदीरत्ता की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। और सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा, जहां पर संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज दूसरा हफ्ता है और साथ ही साथ विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट प्रेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। ये सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य
संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अधिक प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। ये हम सब के लिए, सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है। मान्य सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। श्री जगदम्बा पाल, श्री पीसी मोहन, श्रीमती संध्या राय, श्री दिलीप सेकिया, कुमारी शैलजा जी, ए राजा, डॉक्टर कोकोली घोष, दस्तिकार, कृष्णा प्रसाद, अवधेश प्रसाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वकील हैं। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित तारीख सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे? हाँ, एक बार प्लीज, एक विषय। माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करे। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर दे। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। सिद्धांत की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission,
I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री किरण रिजिजू जी। With your kind permission, I rise to move that this House do recommend to the Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April 2025 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 312B of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30th April 2025. आइटम नंबर 10 श्री किरण रिजिजू जी। एक मिनट, सॉरी, इसको पास कीजिए प्लीज। प्रश्न ये कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10 किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Undertakings of the House for the term ending on 30th April 2025 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 20 members from amongst themselves to serve as members in the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April 2025. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I move that this House recommend to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on 30th April 2025 and to communicate this House to the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम 13 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move 1A that a committee of both houses to be called Committee on Welfare of Other Backward Classes be constituted, consisting of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, to be elected in accordance with system of proportional representation by means of single transferable vote. B, that a minister shall be eligible for election as a member of the committee, and that if a member after his or her election to the committee is appointed a minister, he or she shall cease to be member thereof from the date of such appointment. C,
that the chairperson of the committee shall be appointed by the Speaker amongst the members of the committee. 2. That the functions of the committee close 1. To consider the report submitted by the National Commission for Backward Classes under Article 338B of the Constitution, to report to the both houses as to the measures that should be by the Union Government in respect of matters within the purview of Union Government, including the administrations of the Union Territories. B. To report to the Houses on action taken by the Union Government and administration of the Union Territories, the measures proposed by the committee. 3. To examine the measures by the Union Government to secure due representation of other backward classes, particularly the most backward class in services and the posts under its control, including appointments in the public sector undertakings, statutory and semi-government bodies, and in the Union Territories, having regard to the provisions of the Constitution. 4. To report to both houses on the working of the welfare programs for other backward classes in the Union Territories. 5. To consider generally and to report to both houses on all matters concerning the welfare of other backward classes which fall within the purview of Union Government, including administrations of Union Territories. 6. To examine matter as may be deemed fit by the committee are specifically referred to it by the House or the Speaker. 3. That the members of committee shall hold office for a period of 1 year from the date of first meeting of the committee, which shall be reconstituted thereafter for 1 year at a time, according to procedure described in para 1 above. 4. In order to constitute a sitting of the committee, the quorum shall be 10. That in all other respects of the rules of procedures of this House relating to parliamentary committees shall apply, with such variations and modifications as Speaker may take. And last, 6. That this House do recommend to the Rajya Sabha do join in committee and communicate to this House the names of members elected amongst the members of Rajya Sabha to the committee as mentioned above. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के उनके अधीन मामलों का उठाने की अनुमति दी गई, उन्हें सभा पटल रखने इच्छुक हैं, वो अपना सभा पटल पर निर्धारित प्रारूप में रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, अब हो चुका है सर, तब भी अब राज्य के अभिभाषण पर चर्चा के रखेगा। आरंभ करने के पहले चर्चा के लिए निर्धारण करना है। यदि सदन सहमत हो, चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित कर दें। देर रात तक आज ही बैठना पड़ेगा। सर मैं एक मिनट सर, आप जैसे कहा, अभी मुझे अच्छा लगा कि हमारे ऑपोजिशन के प्रमुख दल सब तैयार है चर्चा के लिए, और हम लोग ने पहले दिन भी अपील किए थे। समय सर आपने जो प्रक्रिया है सरकार की तरफ से बिल्कुल सहमत है, और मैं अनुरोध करूंगा कि एक दिन हमारा नष्ट हो चुके हैं, पहला दिन। आज के दिन और कल के दिन को हम लोग जितना के उपयोग करें। अगर देर रात तक चलाना भी हो, आप तो सर पहले भी सही मेंबर्स को बोलने के लिए आपने पर्याप्त मौका दिया है। इस बार में कई नए मेंबर चुन के आए, कांग्रेस पार्टी से भी बहुत नए मेंबर्स आए हैं, अन्य दलों का भी नए मेंबर्स आए, हमारा भी आया। तो सब लोग बोलना चाहेंगे। राजद एक मिनट, नहीं ओके, नो स्टेट, वो ऐसे वो तय है सर। मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि सब मेंबर्स, खास करके मेंबर्स को बोलने के लिए मौका बहुत अच्छा, ये एक हमारे लिए हाथ में है। हम तैयार हैं, आप देर रात चलाने से भी हम तैयार हैं। ओके, माननीय सरकार ने भी ये
ये अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि सदन में सार्थक चर्चा संवाद, अच्छी डिबेट चर्चा हो, मर्यादा तरीके से डिबेट हो, लेकिन डिबेट और चर्चा देर तक चले ताकि आप माननीय सदस्यों को चुनकर भेजा जाए, एक देश में एक सकारात्मक संदेश जाए कि संसद में हमारे विषयों पर चर्चा संवाद माननीय सदस्य करते हैं। कल आज रात तक बैठो, अगर हाँ आप खड़े हुए थे, कुछ बोलना चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी? धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। डिप्टी स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष से कोई बात नहीं, सूत्रों के हवालों से जानकारी। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को फोन किया था। डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष में तनातनी। सरकार और विपक्ष से कोई बात नहीं, सूत्र। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को किया था फोन। डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष में तनातनी। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को किया था फोन। डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष में तनातनी। सरकार और विपक्ष से कोई बात नहीं, सूत्रों के हवालों से खबर। मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, नो कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अन्य अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें। मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं।
कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दी। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। बहुत सारे पुणे भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा, निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी एक ऐसे नेता जिनको यूएस कांग्रेस में एक बार नहीं, 2-2 बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसे तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण, हर पल देश के लिए जिया है, मां भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम सबको ज्ञात है कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के समर्पित किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी मां से बिछड़ते, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां जी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के
संविधान पर शीश झुकाकर। उन्होंने कहा था मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आप देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली और जो पुराने नारे देते थे गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये बड़ा आंकड़ा देखने मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी। भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो ये कहा कि देश के गरीब थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये जनादेश है 2047 भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इस यात्रा में हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं बात करूं स्पोर्ट्स से स्पेस की और साइंस से स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था? जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लड़खड़ाती चरमराती व्यवस्था आप छोड़कर गए थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 5 वर्षों के अंदर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भारत की होगी। और ये ऐसे नहीं हो गया। अगर मैं कहूं इनके समय इकोनॉमी फेलियर्स थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ये सब आपके समय था। एक के बाद दूसरे घोटाले होते थे। लेकिन आज अगर मैं आंकड़े देखकर बताऊं, पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% थी। अब Q3 की बात करूं पिछले साल की तो 8.4% है। आज दुनिया सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। CAGR इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपके समय 8.7% था, आज वो कम होकर 4.8% रह गया। FDI $36 बिलियन थी इनके समय, हमारे समय $72 बिलियन, दुगनी है। एक्सपोर्ट इनके समय $466 बिलियन था, आज $70 बिलियन है। फॉरेक्स रिजर्व जो हम कहते हैं कि हमारे यहां पर फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? विदेशी मुद्रा पर माननीय अध्यक्ष जी 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज $650 बिलियन हो गया। 10 साल में हमने देश के खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और जरूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी क्या बदलाव आया 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। पहले मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था, हमने 11 करोड़ और नए घरों को नल से जल देने का काम किया, जल जीवन मिशन में किया है। हमने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक तो बिजली पहुंचाई दी, हजारों गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया। और यही नहीं, आज देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अलावा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जहां वॉश हम कहते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस क्षेत्र में बहुत काम किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना आज कहां करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था।
आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज कुल मुफ्त में मिलेगा, तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिस गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब मां के बेटे को आज के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है। 42 सेंट्रल एक्ट में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको खत्म किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कहना चाहता हूं 63,000 के लगभग कंप्लायंसेस देश में होती थी, 39,000 कंप्लायंसेस के बर्डन को खत्म कर दिया है और आगे निरंतर प्रयास जारी है कि इसको और सुधार करेंगे और जनता को काम करने में और अवसर मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंकिंग 184 था, आज 27वां है। बिजली प्राप्त करने में 107वां हमारा स्थान था, आज 22वां है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में 13वां स्थान था, आज वो 25वां है। और ये सारे कदम हमने उस दिशा में उठाए। देश के युवाओं में नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, ये एक आंकड़ा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं जो बदलाव दिखाता है। स्टार्टअप हमारे देश में मात्र 350 थे, हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं थे। आज वो 350 बढ़कर 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो गए। और माननीय सभापति जी, इसके साथ साथ हमारा भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे यहां पर मात्र 3 से 4 यूनिकॉर्न थी, आज लगभग 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनी है। एक यूनिकॉर्न का मतलब है 8,500 करोड़ से ज्यादा उसकी वर्थ होना। आज स्पेस सेक्टर भी हमने खोला है, 160 से ज्यादा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहां से मिलता है? बैंकिंग क्षेत्र तो पिछली बार ऐसा छोड़कर गई थी कि ऐसा लगता था देश के सारे बैंक बंद ही हो जाएंगे, चरमरा जाएंगे। 12 से 11 की स्थिति तो घाटे वाली थी, अधिकतर पीसीए फ्रेमवर्क में थी। लेकिन हमारी 4R स्ट्रैटेजी ने देश में वो बदलाव किया, रिफॉर्म लाकर, रेजोल्यूशन, रिकवरी लाकर, रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, इन 5 चारों के वजह से आज क्या बदलाव हुआ है। आप कल्पना कीजिए, हम यहाँ पर जो 36,000 करोड़ का मुनाफा आता था पब्लिक सेक्टर बैंक का, आज बढ़कर 1,41,000 करोड़ हो गया, 1,41,000 करोड़। और परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए थे, वो 15% से कम होकर मात्र 3% रह गए। अब ये और कम होने वाले, हमारे बैंक और मजबूत होने वाले हैं। बैंकों की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 4,50,000 करोड़ थी, वो बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गई, लगभग 4 गुना ज्यादा हो गई। इनके फोन बैंकिंग चलती थी, फोन होता था, बैंक वाले पैसे दे देते थे और वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते थे। हमने एनडीए में भी कमी लाए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट में भी कमी लाए हैं। आज उसका प्रभाव माननीय सभापति जी ये फर्क पड़ता है। 2014 में एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट था 14.25%, जो कम होकर रह गया लगभग 9%। होम लोन मिलता था 10.15% इंटरेस्ट रेट पर, आज मिलता है 8.40% पर। ऑटो लोन था 10.95% पर, आज रह गया 8.75% पर। पर्सनल लोन था 14% इंटरेस्ट पर, आज है 11.5% पर। ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किन आधार पर हुई है? इसके लिए डिजिटाइजेशन, इजी क्रेडिट और फॉर्मलाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी ने एक बड़ी भूमिका आई है। हर व्यक्ति के पास आधार है, बैंक खाता है, मोबाइल का कनेक्शन है। दुनिया का सबसे सस्ता
इंटरनेट कनेक्शन और डेटा प्लान अगर कहीं है तो आज हमारे में भी है। आज यही नहीं, जैम पोर्टल पर आज से छोटा व्यापारी भी अपना सामान बेच सकता है। और 5-6 वर्षों में माननीय सभापति जी, जो कुछ हजार करोड़ से लेकर कई लाख तक की खरीद आज जैम पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी हुई। किसानों के लिए ई नाम की सुविधा दी, हमने अपने जो टोल हैं उसके लिए बनाया। पहले 743 लगते थे टोल पार करने के लिए, आज मात्र 43 सेकंड में ही आप पार कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी उपयोग यहां पर हुआ है। जहां तक मैं इजी क्रेडिट की बात करता हूं, तो मुद्रा योजना एक ऐसी है जहां लगभग 43 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए और लगभग 34 लाख करोड़ रुपया देश के लोगों को मोदी जी की गारंटी पर मिला और उन लोगों ने अपने काम काज की शुरुआत की है। आपके समय तो बैंक खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता था, 2 लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ता था। आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक लोगों के घर पे जाकर भी खुलवा दिए। ये सरकार आज घर द्वार ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। और यही नहीं, SC ST वुमेन के लिए और हमारे SC ST और वुमेन, इन तीनों के लिए आज स्टैंड अप इंडिया योजना मोदी सरकार, जिससे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि योजना में लगभग 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेडी पटलों को बगैर किसी गारंटी के अगर पैसा मिला और अपना व्यापार करने का अवसर मिला तो नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में मिला। माननीय सभापति जी, ये कहना आसान होता है। ये कोविड के में भी जो मदद मिली 10-10 हजार रुपए से शुरू किया था। जिन लोगों ने समय पर पैसा वापस कर दिया, डिजिटल पेमेंट से वापस किया, उनका इंटरेस्ट भी माफ हो गया। 10,000 की बजाय आज 20,000 का पैसा मिला, 20,000 से 50,000 मिला और आज उनका व्यापार भी बना, कई उनमें से लखपति भी बन गए। अब तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वनिधि योजना लाने वाले, ग्रामीण क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हमने नए लेबर लॉज लाए और इसके कारण हमें फायदा मिला। ई श्रम हमने इसको फॉर्मलाइज किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते थे। आज लगभग 30 करोड़ ई श्रम कार्ड बने हैं और EPFO में अगर मैं कहूं रजिस्ट्रेशन जो नई हुई है वो लगभग 7 करोड़ 40 लाख है, 2018 से लेकर 2024 तक हुई। इससे पता लगता है देश में रोजगार की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। डिजिटल इंडिया, अगर मैं OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फिर कोविन ऐप बात करूं, आरोग्य सेतु ऐप की बात करूं, ई नाम से लेकर हमारे जैम पोर्टल की बात करें या डिजिटल OPD सर्विसेज, डिजिटल कोर्ट्स की बात करें, आज हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, गांव में किसको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी? कहां कोई 7.5 रुपए में आलू या टमाटर खरीद पाएगा? कैसे पैसों का लेन देन हो पाएगा? आज मैं इस सदन को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो वो शायद सोचते थे कि संभव नहीं हो पाएगा, वो असंभव को भी संभव हमारी सरकार ने करके दिखाया। आज भीम यूपीआई आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट, आज दुनिया की 40% डिजिटल पेमेंट कहीं होती है तो हमारे भारत में होती है। रेडी वाला भी करता है, चाय वाला भी करता है, पटरी वाला भी करता है, से लेकर बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी भी करता है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन थी, 13 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी कह चाहता हूं, ये भारत को जहां रोक चाहते थे वहां भारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको दिखेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूं, अगर 2 साल पहले 7.5 लाख करोड़ था तो पिछले 10 लाख करोड़ था, अब 11,11,111 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा हुआ है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा करता हूं सदन को भी उसके लाभ मिल पाएगा, थोड़ी जानकारी मिलेगी। अगर 2014 में हम कहां खड़े थे? 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं।
2014 में 206 रूट थे, आज 609 रूट है। 2014 में हम कहीं नहीं थे, आज की तीसरी बड़ी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। 2014 में हम 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज लगभग 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 16 IIT थे, आज 23 IIT हैं। 2014 में 13 IIM, 21 IIM है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 23 एम्स। 2014 में 9 IIIT थी, आज 25 IIIT। और यही नहीं, उस समय 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज हैं। तब 723 यूनिवर्सिटी थी, आज 1,117 यूनिवर्सिटीज हैं। तब 50,000 सीटें MBBS की थी, आज 1,01,000 से ज्यादा सीटें MBBS की हैं। तब 21,000 के लगभग पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं, आज 65,000 के लगभग सीटें हैं। उस समय और अब के समय में इतना अंतर है माननीय सभापति जी कि उस समय स्टार्टअप 350 थे, आज 1 लाख स्टार्टअप है। हमें 4 यूनिकॉर्न थे, आज 107 यूनिकॉर्न है। तब आपका बैंकों का प्रॉफिट 6 करोड़ था, आज 1,41,000 करोड़ है। तब NPA 15% था, 3% है। तब मार्केट कैप बैंकों की 4 करोड़ थी, आज 17 लाख करोड़ है। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। मैरीन एक्सपोर्ट की बात करूं तो उस समय $5 बिलियन था, 8.9 बिलियन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट हमारे $6 बिलियन था, 24 बिलियन, 4 गुना ज्यादा हो गया है। टॉय एक्सपोर्ट हमारा उस समय 96 मिलियन था, आज 326 मिलियन, 3 गुना से ज्यादा हो गया। फॉरेक्स हमारे $320 बिलियन से बढ़कर $650 बिलियन हो गए। एक्सपोर्ट हमारा $470 बिलियन से बढ़कर $770 बिलियन हो गया। हमारा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू मात्र 11 लाख करोड़ था, आज 33 लाख हो गया। लोगों ने ईमानदारी के साथ टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया। उस समय 2 मेगा फूड पार्क थे, आज 200 मेगा फूड पार्क हैं। आपके समय 2 करोड़ आवास बने, हमारे समय 4 करोड़ आवास बने। आपके समय 70 सालों में 3 करोड़ घरों में नल से जल था, आज 14 करोड़ घरों में नल से जल है। आपके समय सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे मोबाइल फोन के, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं मोबाइल के। माई और बहनों, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि उस समय GDP हमारी 1.8 ट्रिलियन थी, आज 3.8 ट्रिलियन पार कर गई है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे और भी मेरे पास आंकड़े हैं, वो थोड़ी देर बाद सुना दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज जहां एक और सड़कें बन रही हैं, रेलवे बन रहा है, हवाई पट्टियां बन रही हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत आपके समय ये नहीं थी, आज लगभग 100 वंदे भारत ट्रेन आज अलग अलग रूटों पर देश में चल रही। मेरे साथियों, नेचुरल गैस पाइपलाइन आज 23,000 किलोमीटर से ज्यादा बिछ गई है। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा भारत मार्ग योजना में प्रोजेक्ट बन गए। आपके समय 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना था एक दिन में। राज्यसभा में खड़गे के भाषण के दौरान हुआ जमकर हंगामा। संसद से महापुरुषों की मूर्तियां हटवाने पर बवाल। खड़गे ने राज्यसभा में सरकार पर साधा जमकर निशाना। राज्यसभा में खड़गे के भाषण के दौरान हुआ हंगामा। राज्यसभा में खड़गे के भाषण के दौरान हंगामा हुआ। संसद से महापुरुषों की मूर्तियां हटवाने पर हुआ बवाल। खड़गे ने राज्यसभा में सरकार पर साधा निशाना। राज्यसभा में खड़गे के भाषण के दौरान हुआ हंगामा। संसद में से महापुरुषों की मूर्तियां हटवाने पर बवाल। और अब सीधे आपको राज्यसभा की कार्रवाई में ले चलते हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं। हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं। हम बेरोजगारी, पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं। हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है देश का छोड़ के। विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं। और
वो ये बात करते करते यहाँ तक पहुँचे, अपना काम करना ही वो भूल गए, सिर्फ अपनी मन की बात बोलने में ही वो लग गए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आज के मुद्दों का जवाब दो। इतिहास में जो हुआ उस पर जनता फैसला लेने में सक्षम है, उन पर छोड़ दीजिए। आप ये बात बार बार मत करो, घमंडी बात मत करो और लोगों को उचकाने की बात मत करो। अगर करेंगे फिर ऐसा ही आपकी हालत होते जाएगी, बिगड़ते जाएगी। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्यारा 26 में कहा है, क्या कहा राष्ट्रपति जी ने? आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिशें रच रही है। इनके द्वारा अफवाहें फैलाने का, जनता को भ्रम डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन सहारा लिया जा रहा है। तब उनका कहना बिल्कुल सही है। अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार देखा कि इस चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए, पूरे देश की गरिमा को भारी चोट उनके वजह से पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र कमजोर करने, समाज को बांटने, मिस इन्फॉर्मेशन की लाख कोशिश की, पर इसमें वो असफल रहे। बात बात में असत्य बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें रखना, धर्म, राजनीति, राज्य और भाषा को नाम पर लोगों को बांटना, ये काम प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार हुआ है। कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़गे के भाषण के दौरान हुआ जमकर हंगामा। संसद सत्र का आज 6वां दिन राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई जारी। संसद से महापुरुषों की मूर्तियां हटवाने पर हुआ बवाल। खड़गे ने राज्यसभा में सरकार पर साधा जमकर निशाना। तमाम मुद्दों पर घमासान जारी है। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।